नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां माँ और पिता जैसे शब्द ही नहीं है, जहां बच्चे जन्म नहीं लेते बल्कि बनाए जाते हैं मशीनों और लैब्स में, जहां हर इंसान की कीमत उसके पैदा होने से पहले तय कर दी जाती है। यही है एल्डस हक्सले की किताब ब्रेव न्यू वर्ल्ड की दुनिया, द वर्ल्ड स्टेट। यह किताब सन 1932 में लिखी गई थी, लेकिन आज पढ़ते हैं तो लगता है कि यह हमारे भविष्य के बारे में है। हक्सले ने बताया, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी पर भरोसा इतना बढ़ जाए कि इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश करे तो क्या होगा। वर्ल्ड स्टेट, एक खुशहाल लेकिन नकली सभ्यता। यह नई दुनिया है जहां सब कुछ कंट्रोल किया गया है, लोग, रिश्ते, सोच और यहाँ तक की भावनाएं भी। हर इंसान एक फैक्ट्री में टेस्ट ट्यूब के जरिए पैदा होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वोल्केनोविस्काई प्रोसेस। इससे एक ही अंडे से दर्जनों बच्चे पैदा किए जाते हैं, समान, एक जैसे, बिना फर्क के। उन्हें जन्म से पहले ही तय कर दिया जाता है कि वो कौन सी क्लास में रहेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अल्फा सबसे इंटेलिजेंट और लीडर होते हैं, बीटास थोड़े नीचे लेकिन पढ़े लिखे और सभ्य, गामास, डेल्टास, एप्सिलॉन कम समझ वाले मेहनती वर्ग के लोग। सबको बचपन से हाइप्नोपीडिया यानी नींद में शिक्षा दी जाती है, जैसे कि बार बार कानों में डाल दिया जाता है, एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन एल्स, एंडिंग इज बेटर देन मेंडिंग, कम्युनिटी, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी। धीरे धीरे ये वाक्य उनकी सोच बन जाते हैं। कोई सवाल नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, हर कोई खुश है क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है। जन्म से पहले ही तय जिंदगी। हर बच्चा पैदा होने से पहले ही केमिकल्स और ऑक्सीजन के स्तर से एडजस्ट किया जाता है। अल्फा को ज्यादा ऑक्सीजन दी जाती है ताकि दिमाग तेज हो, जबकि एक्सिलॉन को कम ताकि वो ज्यादा ना सोचे, बस आदेश माने। यहाँ तक कि बच्चों को प्रयोगशाला में कंडीशनिंग दी जाती है। उन्हें दिखाया जाता है फूल और किताबें और फिर बिजली का झटका, ताकि वो नेचर और नॉलेज से दूर रहे, क्योंकि सोचने वाला इंसान सिस्टम के लिए खतरा है। खुशी की गोली सोमा। इस समाज की सबसे बड़ी खोज है सोमा, एक ऐसी गोली जो हर दुख मिटा देती है, बिना कोई सवाल पूछे। कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस खुशी। जब भी कोई बेचैन होता है, बस सोमा ले लो, एक हाफ ग्राम, 2 ग्राम और सब टेंशन गायब। यहाँ तक कि सरकार कहती है अ ग्राम इज बेटर देन अ डैम। यह वही समाज है जहाँ लोग खुशी के नशे में रहते हैं, लेकिन उनकी आजादी, रूह और इंसानियत मर चुकी है। द हैचरिंग एंड कंडीशनिंग सेंटर। कहानी की शुरुआत इसी जगह से होती है, सेंट्रल लंदन हैचरी एंड कंडीशनिंग सेंटर। यहाँ डायरेक्टर नए छात्रों को दिखा रहा होता है कि बच्चे कैसे बनाए जाते हैं। हमारा पहला मुख्य किरदार यहीं आता है, बर्नार्ड मार्क्स, जो एक अल्फा प्लस है, लेकिन बाकी अल्फा से थोड़ा अलग है। वो सिस्टम से खुश नहीं है। उसे लगता है कि कुछ गलत है इस पूरी बनावट में। वो अकेलापन महसूस करता है, जबकि बाकी लोग हमेशा पार्टी और सोमा में मस्त रहते हैं। लेनिना क्राउनी। फिर आती है लेनिना क्राउनी, एक बीटा। वो सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन उसके अंदर गहराई नहीं। वह बर्नार्ड की तरह सवाल नहीं करती, बस वही करती है जो सिस्टम ने सिखाया है। वो भी फैक्ट्री में काम करती है, बच्चों की देखभाल में। लेनिना और बर्नार्ड एक साथ सैवेज रिजर्वेशन जाने की योजना बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहां लोग पुराने तरीके से रहते हैं। शादी, परिवार, भगवान सब अभी भी वहां है। सैवेज रिजर्वेशन, असली इंसानियत की झलक। जब वो रिजर्वेशन पर पहुंचते हैं तो पहली बार बर्नार्ड और लेनिना देखते हैं कि लोग जुड़े हुए हैं। माँ बेटे के रिश्ते, पूजा, प्यार, मृत्यु, सब कुछ असली लगता है, लेकिन असभ्य भी। यहीं पर वो मिलते हैं जॉन से, जिसे सब द सैवेज कहते हैं। जॉन की माँ लिंडा है, जो वर्ल्ड स्टेट से आई थी लेकिन यहीं फंस गई थी। जॉन वहीं पैदा हुआ था, बिना लैब, बिना सोमा। जॉन किताबें पढ़ता है शेक्सपियर की, वो भावनाओं को समझता है, प्यार और दर्द को महसूस करता है। वो इस नकली सभ्यता से बाहर का एक असली इंसान है। बर्नार्ड की बगावत की शुरुआत। बर्नार्ड जॉन को अपने साथ वापस लंदन ले जाता है।
वो जॉन को दिखाने के लिए लाता है ताकि दुनिया उसे जंगली की तरह देखे, लेकिन जॉन वहां सबसे अलग साबित होता है क्योंकि वो महसूस करता है, सोचता है, प्यार करता है। यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। क्या हम भी उसी दुनिया की तरफ नहीं बढ़ रहे जहां हर दर्द के लिए पिल है, हर अकेलेपन के लिए स्क्रीन है? अगर हाँ, तो यह किताब सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बर्नार्ड मार्क्स और लेनिना क्राउनी अपने साथ जॉन को लंदन लेकर आते हैं। बर्नार्ड को लगता है कि जॉन उसे महत्व दिला देगा क्योंकि वह सैवेज है और लोग उसे देखकर हैरान होंगे। वर्ल्ड स्टेट के लोगों के लिए जॉन किसी एलियन से कम नहीं। वो पैदा हुआ है नेचुरल बर्थ से। उसकी माँ लिंडा मदर कहलाती है और यह शब्द यहाँ अशुद्ध माना जाता है। लोग तो मदर शब्द सुनकर ही घृणा से पीछे हट जाते हैं। जब जॉन को सबके सामने पेश किया जाता है तो वह एक क्यूरियोसिटी बन जाता है, जैसे कोई जंगली जानवर सर्कस में। लोग उसकी हर बात पर हंसते हैं, उसके बोलने, सोचने और भावनाओं पर चकित होते हैं। लेकिन जॉन को यह सब असहज लगता है। वह समझ नहीं पाता कि यह कैसी दुनिया है जहां हर कोई खुश है लेकिन कोई महसूस नहीं करता। वो पूछता है, आप लोग हंसते क्यों हो जब कुछ महसूस ही नहीं करते? जॉन की माँ लिंडा, जो सालों से सैवेज रिजर्वेशन में रह रही थी, अब लंदन आकर बीमार हो जाती है। वो सोमा की अधिक मात्रा लेने लगती है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। धीरे धीरे वो कोमा जैसी स्थिति में चली जाती है। जॉन अपनी माँ को मरते हुए देखता है। लोग उसके आसपास हंस रहे होते हैं, सोमा बांट रहे होते हैं। उसके लिए यह सबसे भयानक पल होता है। वो सोचता है, यह कैसी सभ्यता है जहां कोई आंसू नहीं बहाता। वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे इस झूठे सुख को नहीं चाहता। बर्नार्ड, जो पहले जॉन की मदद से फेमस हो गया था, अब खुद इस ध्यान और अफरा तफरी से परेशान हो जाता है। लोग उसे अब जॉन का साथी कहकर बुलाते हैं। उसकी अपनी पहचान खो जाती है। धीरे धीरे बर्नार्ड का अहंकार टूटता है। वो समझने लगता है कि इस सिस्टम में कोई भी सच्चा खुश नहीं है। बस हर कोई अपनी डिजाइन की हुई दुनिया में कैद है। जॉन और लेनिना, प्यार या टकराव? लेनिना को जॉन पसंद आने लगता है। वो उसके मासूम और भावनात्मक स्वभाव से आकर्षित होती है। लेकिन जब वो उसे फिजिकली क्लोज होने की कोशिश करती है तो जॉन घबरा जाता है। वो चिल्ला उठता है, डोंट कम नियर मी, यू आर इम्प्योर। जॉन के लिए प्यार सिर्फ एक भावना है, शरीर नहीं। वहीं लेनिना के लिए प्यार का मतलब है फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि यही उसे बचपन से सिखाया गया है। यह टकराव दोनों के बीच दीवार बना देता है। जॉन कहता है, आई वॉन्ट लव नॉट कम्फर्ट, और यही इस किताब की सबसे गहरी लाइन बन जाती है। अब एंट्री होती है इस दुनिया के नेता की, मुस्ताफा मॉन्ट, वर्ल्ड कंट्रोलर फॉर वेस्टर्न यूरोप। वो बुद्धिमान है लेकिन सिस्टम का समर्थक भी। वो मानता है कि फ्रीडम और ट्रुथ की जगह स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस ने ले ली है। जब जॉन, बर्नार्ड और एक और अल्फा, हेलमुट वैटसन, सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं तो मॉन्ट उन्हें बुलाता है। वहां होती है एक शानदार फिलोसॉफिकल बातचीत। मॉन्ट कहता है, पीपल डोंट वांट ट्रुथ, दे वांट कंफर्ट। जॉन कहता है, बट विदाउट ट्रुथ व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग? मॉन्ट जवाब देता है, यू कांट हैव बोथ हैप्पीनेस एंड ट्रुथ। यह संवाद किताब का आत्मिक केंद्र है। हक्सले यहाँ हमारे लिए एक सवाल छोड़ते हैं, क्या हम भी आराम के लिए अपनी सच्चाई खो रहे हैं? बगावत की शुरुआत। जॉन अब खुलकर विरोध करता है। वो लोगों को कहता है, सोमा मत लो, यह तुम्हें मार रही है। वो सोमा की गोलियां हवा में फेंक देता है। लोग उस पर हमला कर देते हैं। हेलमुट उसकी मदद करता है लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं। बर्नार्ड डर जाता है और रोने लगता है, लेकिन जॉन और हेलमुट अडिग रहते हैं। मॉन्ट कहता है, तुम दोनों इस दुनिया के लिए खतरनाक हो, और उन्हें एग्जाइल कर देता है, यानी समाज से बाहर भेज देता है। क्या आपने गौर किया, हम आज भी सोमा जैसी चीजें ले रहे हैं? सोशल मीडिया, फेक डोपामिन, इंस्टेंट हैप्पीनेस। क्या ये भी हमारे अपने सोमा नहीं है? हक्सले की ये किताब भविष्य नहीं, वर्तमान की हकीकत बन चुकी है। अगर आप सच में फ्री थिंकर हैं तो अब समय है इस दुनिया को नए नजरिए से देखने का। बर्नार्ड और हेलमुट्स को एग्जाइल कर दिया जाता है। हेलमुट्स को एक दूर द्वीप भेजा जाता है जहां स्वतंत्र विचारक रहते हैं, लेकिन जॉन
जॉन इस नकली दुनिया को पूरी तरह छोड़ने का फैसला करता है। वो भाग जाता है शहर से दूर, एक पुराने लाइट हाउस के पास रहने के लिए। वो सोचता है, यहाँ मैं खुद को शुद्ध रखूंगा, अपने पापों को धोऊंगा और इंसान की तरह जीऊंगा। वो अपनी आत्मा को साफ करने की कोशिश करता है, उपवास करता है, खुद को सजा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह पापी है, क्योंकि उसने इस झूठी दुनिया को छुआ है। अब जॉन पूरी तरह से एक सन्यासी बन गया है। वो खेती करता है, पूजा करता है, नेचर से बात करता है। वो अपनी माँ की यादों से दुखी है, क्योंकि लिंडा की मौत सोमा के कारण हुई थी। वो अपने अंदर के गुस्से और अपराध बोध को मिटाने के लिए खुद को शारीरिक तौर पर सजा देता है, कभी कोड़ों से, कभी भूख से। लोगों के लिए यह सब अनोखा तमाशा बन जाता है। पास के शहर से लोग आते हैं जॉन को देखने, उसकी अजीब हरकतें देखने और उस पर हंसने के लिए। धीरे धीरे मीडिया को पता चल जाता है कि सैवेज जंगल में रह रहा है। अब वो जॉन के चारों तरफ भीड़ जमा करते हैं, कैमरे, ड्रोन और रिकॉर्डर। लोगों के लिए जॉन का जीवन रियलिटी शो बन जाता है। जॉन की एकांत की पुकार एक पब्लिक स्पेक्टेकल में बदल जाती है। लोग उसे देखकर चिल्लाते हैं, सैवेज को देखो, वो नाच रहा है। वो दर्द में चिल्लाता है। लोग उसे देखकर मजा लेते हैं। हक्सले यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जब इंसान दूसरों के दर्द में एंटरटेनमेंट ढूंढने लगे तो समझ लो सभ्यता मर चुकी है। एक दिन अचानक लेनिना भी वहां पहुंचती है। वो जॉन को देखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि वो वापस आए, सोमा ले, खुश रहे। लेकिन जॉन के लिए लेनिना अब शुद्ध प्रेम का प्रतीक नहीं, वो उस नकली दुनिया की याद है जिसे वो छोड़ चुका है। उसके मन में पाप, क्रोध और भ्रम का तूफान उठता है। वो अपने अंदर लड़ता है, क्या मैं उसे प्यार करता हूँ या नफरत? और उसी गुस्से में वो लिंडा को देख अपने आप को और ज्यादा चोट पहुंचाने लगता है। वो खुद को कोड़ों से मारता है। वो चाहता है अपने अंदर की इच्छा को मार दे। लोग ये सब देख रहे हैं। अब यह दृश्य एक फिल्मी सीन बन गया है। कैमरे फ्लैश करते हैं, लोग चिल्लाते हैं, ब्रेवो, सावेज। भीड़ नाचती है और जॉन दर्द में तड़पता है। धीरे धीरे भीड़ भी ट्रांस में चली जाती है। एक अजीब सामूहिक नशा जैसा माहौल बन जाता है। जॉन थक जाता है, गिर जाता है। लोग सोमा बांटते हैं, हंसी में झूमते हैं। दृश्य इतना भयावह होता है कि वो सभ्यता की नकली खुशी का असली चेहरा दिखा देता है। अगली सुबह, अगले दिन सूरज आता है। लोग वापस शहर चले जाते हैं। लाइट हाउस के पास सन्नाटा है, पक्षी चहक रहे हैं, हवा शांत है। एक रिपोर्टर और कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। वो जॉन को बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो अंदर झांकते हैं और देखते हैं जॉन का शरीर झूल रहा है। जॉन ने खुद को फांसी लगा ली थी। जॉन ने वो किया जो हक्सले के शब्दों में आखिरी रेबिलियन थी। उसने उस दुनिया को मना कर दिया जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। वो मर गया, लेकिन वो आखिरी सच्चा इंसान था जिसने दर्द, शर्म, प्यार और आजादी सब कुछ महसूस किया। हक्सले इस कहानी के जरिए हमें यह सिखाते हैं, अगर तुम अपनी आजादी छोड़ दोगे सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें आराम और खुशी दे दे, तो वो खुशी खुशी नहीं, गुलामी है। इस ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हर कोई खुश है, पर कोई स्वतंत्र नहीं। यह किताब सिर्फ भविष्य की कहानी नहीं, बल्कि आज की दुनिया का आईना है, जहां लोग हर असली दर्द से भागकर कृत्रिम सुख में जी रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आप सच में खुश हो या बस प्रोग्राम्ड? क्या आपके फैसले आपके हैं या किसी सिस्टम के बनाए हुए? कभी कभी दर्द सहना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही तुम्हें मानव बनाता है। कम्युनिटी, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, यह 3 शब्द इस समाज के मोटो हैं। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, लेकिन किताब के अंदर यह तीनों शब्द वास्तविक नहीं है। कम्युनिटी दिखावे की एकता है, सबको एक जैसा सोचने पर मजबूर किया गया है। असहमति यहाँ पर अपराध है। आइडेंटिटी मिटा दी गई है, कोई भी इंसान खुद नहीं है, सब डिजाइन किए हुए वर्जन है। स्टेबिलिटी बनाई गई है डर और नियंत्रण से, लोग सवाल नहीं करते, इसीलिए व्यवस्था बनी रहती है। हक्सले कहते हैं, जब सरकार लोगों के विचार ही तय कर दे तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता।
किताब में विज्ञान ने जीवन को आसान नहीं बल्कि निर्जीव बना दिया है। यहाँ टेक्नोलॉजी ने इंसान को मशीन बना दिया है। बच्चे पैदा होते हैं लेकिन प्यार से नहीं, प्रोसेस से। यह वो समय है जब हक्सले ने चेतावनी दी थी, अगर विज्ञान इंसान की सेवा करना छोड़ दे और इंसान को कंट्रोल करने लगे तो वो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आज जब हम एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिजाइनर बेबीज जैसी चीजें सुनते हैं तो लगता है जैसे हक्सले ने यह सब पहले ही देख लिया था। सोमा सिर्फ एक दवा नहीं है, यह प्रतीक है हर उस चीज का जिससे इंसान सच्चाई से भागता है। कोई उदास है, सोमा ले लो। कोई सवाल कर रहा है, सोमा ले लो। कोई सोच रहा है, सोमा ले लो। हर भावना, हर उलझन को दबाने का उपाय बन चुका है यह नशा। आज के दौर में सोमा हमारे पास भी है। फोन की स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, फिल्मों की अति, शराब, ड्रग्स या फिर वो फेक पॉजिटिविटी जो हमें सच्चाई से दूर रखती है। हक्सले कहना चाहते हैं, जिस दिन इंसान दुख को झेलना बंद कर देगा उसी दिन वो इंसान रहना बंद कर देगा। मॉन्ट और जॉन के बीच हुई बातचीत किताब की स्पिरिचुअल आत्मा है। मॉन्ट कहते हैं, हमने लोगों से आजादी छीनी ताकि उन्हें स्टेबिलिटी और खुशी मिल सके। जॉन जवाब देता है, लेकिन बिना आजादी वो खुशी असली नहीं। मॉन्ट के पास लॉजिक है, जॉन के पास इमोशन। एक कहता है सिस्टम ही भगवान है, दूसरा कहता है आजादी ही जीवन है। यह टकराव वही है जो आज भी हमारे समाज में है। क्या हमें सुरक्षा चाहिए या स्वतंत्रता? क्या हमें आराम चाहिए या असली जीवन? इस समाज में फैमिली नाम की कोई चीज नहीं। माँ बाप, भाई बहन, विवाह, सब रिश्ते मिटा दिए गए हैं क्योंकि परिवार का मतलब है इमोशन और इमोशन से आती है इंस्टेबिलिटी। इसीलिए सबको सिखाया गया है एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन एल्स, यानी किसी का किसी से गहरा रिश्ता नहीं। प्यार यहाँ सिर्फ शारीरिक है, दिल की कोई भूमिका नहीं। और यही सबसे बड़ा सांस्कृतिक पतन है, जहाँ इंसान का स्पर्श तो है पर आत्मा का जुड़ाव नहीं। इस दुनिया में किताबें भी खतरनाक मानी जाती हैं। शेक्सपियर की किताबें बंद कर दी गई हैं क्योंकि वो भावनाएं सिखाता है और भावनाएं सिस्टम को तोड़ सकती हैं। मॉन्ट कहते हैं, हमने किताबें इसीलिए बैन की हैं ताकि लोग सोचे नहीं। सोचिए, क्या आज भी मनोरंजन का उपयोग हमें सोचने से रोकने के लिए नहीं किया जा रहा? सीरियलों, शॉर्ट वीडियोस और विज्ञापनों की बाढ़ सब हमें व्यस्त रखते हैं लेकिन जागरूक नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ब्रेव न्यू वर्ल्ड जॉर्ज ऑरवेल की 1984 जैसी है? दोनों किताबें भविष्य की चेतावनी हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। ऑरवेल ने लिखा है, सरकार लोगों को डर से नियंत्रित करती है। हक्सले ने लिखा है, सरकार लोगों को आनंद से नियंत्रित रखती है। ऑरवेल का डर है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हक्सले का डर, यू विल लव योर ओन स्लेवरी। आज के दौर में हक्सले की भविष्यवाणी ज्यादा सटीक लगती है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में खुश हैं, भले ही वो कैद ही क्यों ना हो। हाइप्नोपीडिया यानी नींद में शिक्षा, यह दिखाता है कि जब शिक्षा समझने के लिए नहीं बल्कि आज्ञाकारिता के लिए दी जाए तो इंसान सोचने की क्षमता खो देता है। आज की शिक्षा प्रणाली में भी यही खतरा है। डिग्री तो मिलती है पर स्वतंत्र सोच नहीं। हक्सले का मैसेज क्लियर है, एजुकेशन शुड अवेकन नॉट हिप्नोटाइज। अब थोड़ी देर रुकें और सोचें, क्या हमने भी अपने सोमा चुन लिए हैं? क्या हम भी वही कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया, बिना सवाल, बिना सोच के? अगर हाँ, तो यह किताब सिर्फ चेतावनी नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हमने अपनी आजादी के बदले आराम खरीद लिया है। जॉन की त्रासदी, इंसान बनाम सिस्टम। जॉन, सैवेज कहलाने वाला इंसान, पूरी किताब में इंसानियत का प्रतीक है। वो नेचुरल बर्थ वाला है, उसके अंदर भावनाएं, धर्म, संस्कृति और दर्द है। वो इस समाज में आकर बार बार टकराता है क्योंकि उसकी आत्मा जगी हुई है और यहाँ सबकी सोई हुई। वो सोचता है, अगर मैं दर्द नहीं महसूस कर सकता तो खुशी का मतलब ही क्या? कहानी के अंत में जॉन समाज से भागकर जंगल के पास एक लाइट हाउस में रहने लगता है, जहां वो आत्मशुद्धि करता है, प्रेयर, फास्टिंग, सेल्फ पनिशमेंट। लेकिन मीडिया, जो इस दुनिया में एंटरटेनमेंट का राजा है,
उसकी इस साधना को भी शो में बदल देता है। लोग उसके दुख को देखने आते हैं जैसे कोई सर्कस हो। जॉन टूट जाता है और आखिरकार वो खुद को खत्म कर देता है। यह दृश्य सिर्फ दुखद नहीं बल्कि हक्सले का फाइनल मैसेज है। एक इंसान जो सच्चाई देख लेता है वो झूठी दुनिया में रह नहीं सकता। हक्सले ने दिखाया कि जब टेक्नोलॉजी जीवन पर हावी हो जाती है तो इंसान मशीन से भी बदतर हो जाता है। इस समाज में कोई युद्ध नहीं, कोई गरीबी नहीं, पर कोई आत्मा भी नहीं। लोग मैन्युफैक्चर्ड हैप्पीनेस में जी रहे हैं, बिना संघर्ष, बिना सवाल, बिना दर्द। टेक्नोलॉजी ने इंसान को वो सब दे दिया जो वो चाहता था, पर छीन लिया वो जो उसे चाहिए था। आज यह चेतावनी और भी सच लगती है क्योंकि हम भी फोन, एआई, ऑटोमेशन, एंटरटेनमेंट की दुनिया में धीरे धीरे हिप्नोटाइज्ड ह्यूमन बनते जा रहे हैं। सोमा इस किताब का सबसे ताकतवर प्रतीक है। यह दिखाता है कि समस्या से भागने की बजाय लोग उसे फील ना करने का तरीका ढूंढते हैं। आज सोमा के नाम बदल दिए गए हैं। फोन की स्क्रॉलिंग, गेम्स, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, फेक, गुड वाइब्स ओनली कल्चर। हर बार जब हम हकीकत से भागते हैं हम अपने अंदर के जॉन को मार देते हैं। हक्सले हमें याद दिलाते हैं हैप्पीनेस और ट्रुथ हमेशा साथ नहीं चल सकते, लेकिन सच्चाई के बिना खुशी गुलामी है। हाइप्नोपीडिया, नींद में दी जाने वाली शिक्षा, यह दिखाती है कि जब शिक्षा का मकसद सोच को जगाना नहीं बल्कि कंट्रोल करना हो तो इंसान सोचने की क्षमता खो देता है। आज भी यही हो रहा है। हम फैक्ट्स तो जानते हैं लेकिन सोचते नहीं, किताबें पढ़ते हैं पर महसूस नहीं करते, ज्ञान है पर बुद्धि नहीं। हक्सले कहते हैं सच्ची शिक्षा वह है जो हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने की ताकत दे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में गॉड नाम की कोई अवधारणा नहीं। यहाँ पूजा होती है फोर्ड की, कार कंपनी के हेनरी फोर्ड की, क्योंकि फोर्ड ने मास प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन दी थी जो इस समाज के आदर्श बन गए हैं। धर्म की जगह साइंस ने ले ली, मॉरल वैल्यूज की जगह सिस्टम वैल्यूज ने। पर जॉन जैसे इंसान कहते हैं बिना आस्था इंसान सिर्फ शरीर बन जाता है, आत्मा नहीं। मोंड का दर्शन, मोंड एक गहरी सोच वाला व्यक्ति है। वो जानता है कि यह समाज झूठा है पर कहता है लोग सच्चाई नहीं झेल सकते। वो कहता है हमने सच्चाई की जगह सुविधा दी है, स्वतंत्रता की जगह स्थिरता दी है और नैतिकता की जगह आनंद। वो खुद किताबें पढ़ता है, कला समझता है पर जनता से छिपाता है क्योंकि वो मानता है कि इग्नोरेंस ही पीस है। यह कैरेक्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं जो सच्चाई जानते हैं पर लोगों तक नहीं पहुंचने देते। किताब के अंत में हक्सले दिखाते हैं कि सिस्टम जीत गया पर इंसान हार गया। जॉन मर गया पर उसका संदेश रह गया। दर्द महसूस करने की क्षमता ही इंसानियत है। यहाँ कोई युद्ध नहीं, कोई अत्याचार नहीं, फिर भी यह दुनिया सबसे खतरनाक तानाशाही है क्योंकि यहाँ के गुलाम अपनी गुलामी से प्यार करते हैं। अब हम जानते हैं किताबों के सिंबल्स के बारे में। यहाँ पर सोमा प्रतीक है सच्चाई से भागने का, फोर्ड तकनीकी देवता, उपभोक्तावाद का प्रतीक, सैवेज यानी कि जॉन इंसानियत, भावनाओं और नैतिकता का प्रतीक, हाइप्नोपीडिया सोच पर नियंत्रण की शिक्षा, द वर्ल्ड स्टेट आराम की कीमत पर आजादी का विनाश और शेक्सपियर प्रतीक है भूली हुई आत्मा और भावनाओं का। आज के लिए सबक, सुविधा की कीमत आजादी नहीं होनी चाहिए। सच्ची खुशी वही है जिसमें सच्चाई और दर्द दोनों हो। टेक्नोलॉजी इंसान की मदद करे, उस पर राज ना करे। शिक्षा का मकसद सोचना सिखाना है, रटना नहीं। मनोरंजन अगर सोचने से रोके तो वो नशा है। हर व्यक्ति को अपने जॉन को जिंदा रखना होगा जो सच्चाई से डरता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। तो सोचो और जागो, क्या हम भी धीरे धीरे ब्रेव न्यू वर्ल्ड की दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट है पर सेटिस्फेक्शन नहीं, जहां हर इंसान कनेक्ट है पर कोई रियल कनेक्शन नहीं? अगर हाँ तो यह किताब सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। वेक अप बिफोर यू आर रियली एनस्लेव्ड। तो दोस्तों, ये थी किताब
द ब्रेव न्यू वर्ल्ड की पूरी बुक समरी। इस पूरी बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार। धन्यवाद।